Welcome to review presentation on Diwan Housing Finance Limited. So we have published one video on 21st October on Diwan Housing Finance to update on the resolution process of Diwan Housing Finance under NCLT as ordered by Reserve Bank of India. तो इस बीच के में जो करीब एक 1.5-2 महीने में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको कवर करने के लिए और अब काफ़ी रिजोल्यूशन प्लान में फाइनलिटी उसकी जो है नज़र आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अपडेट के साथ ये प्रेजेंटेशन बनाया गया और अपलोड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। Fact, figure, and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ब्रीफ हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। 11 अप्रैल 1984 को राजेश कुमार वाधवान ने कंपनी एस्टैब्लिश किया था और इसका था टारगेट कस्टमर मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप। उनको हाउसिंग फाइनेंस के प्रोवाइड करके उनके घर का सपना पूरा करना, इस उद्देश्य से ये कंपनी बनाई गई थी। और इसी में जो है इकोनॉमिकल हाउसिंग और जो गवर्नमेंट में और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, सेमी अर्बन पार्ट में इनका फोकस रहा। तो छोटे लोन थे और इसमें जो है 2010 में DHFL ने ड्यूस पोस्ट बैंक होम फाइनेंस को 1080 करोड़ में अक्वायर किया। 18 दिसंबर 2013 को इन्होंने जो अपना इंश्योरेंस सब्सिडरी एक एस्टैब्लिश किया और एक म्यूचुअल फंड भी एस्टैब्लिश किया 2008 में DHF जो प्रेमेरिका के साथ में। और म्यूचुअल फंड से तो निकल गई और मगर वो इंश्योरेंस वाला बिजनेस अभी भी उनके पास है। तो जब इसकी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम होने के बाद की तो चर्चा पहले वाले वीडियो में किया किस किस तरह से प्रॉब्लम आई है। तो अभी रिजोल्यूशन प्रोसेस के साथ ही हम चर्चा शुरू करेंगे। तो 6 अगस्त 2019 को DHFL ने एज ए कंपनी लेंडर के साथ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रेसोल्यूशन हो जाए और मतलब जो पूरी स्थिति खराब होने से बच जाए। तो उसमें 6 अगस्त 2019 को इन्होंने एक ड्राफ्ट रेसोल्यूशन प्लान सबमिट किया था लेंडर के साथ में और उसमें मोरेटोरियम की बात की गई थी और फ्रेश फंड प्रमोटर द्वारा लाए जाने की बात की गई थी। उसमें था DHFL क्रेडिट विल ओन 51% स्टेक इन द कंपनी अगेंस्ट देयर कंबाइंड डेट एक्सपोजर ऑफ 84,000 करोड़ विच वाज रिजेक्टेड बाय द लेंडर। उसके बाद में 28 सितंबर को इन्होंने फिर दूसरा रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया और उसमें क्या था कि company proposed each lender, depending on the type of debt instrument to DHFL, will receive an equity stake of 2.3% in the company at 54 per share and 35,325 crore of the company's remaining debt was proposed to be repaid from around 39,000 crore worth of cash to be repaid over next 10 to 20 years from receivable the company will earn from its loan asset. तो उस समय जो है 3 भाग में जो है इनके जो असेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया था। कैटेगरी 1 लोन जिसमें NCD, ACB, टर्म लोन है और जो 34,802 करोड़ के हैं। कैटेगरी 2 में प्रोजेक्ट लोन थे वो 11,980 करोड़ के। कैटेगरी 3 में तीसरे लोन थे वो जो 35,326 करोड़ के लोन थे। तो प्रोसेस जो है कोशिश किया मगर वो जो प्रोसेस फाइनली जो है नाकाम हो गई क्योंकि जो साथ साथ जो है ग्रांट थॉरंटन को लगाया हुआ था फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, तो वो बीच में वो सब फंड डाइवर्जन के बारे में काफ़ी चर्चा पहले भी वीडियो में किया है। तो फंड डाइवर्जन का जो एंगल था उसके चलते जो प्रमोटर की बातचीत पे ज़्यादा लेंडर्स को कुछ भरोसा नहीं था और इसके लिए वो प्लान जो इनका धराशायी हो गया। अब रिजर्व बैंक ने फाइनली 20 नवंबर 2019 को बोर्ड सुपरसीड किया और जो है एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया R. सुब्रमण्य कुमार को।
उनके साथ एक कमेटी बनाई कि डॉक्टर राजीव लाल जो IDFC फर्स्ट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, NS कन्नन MD एंड CEO ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एंड NS वेंकटेश चीफ एग्जीक्यूटिव AMFI। NCLT ने 3 दिसंबर को पब्लिक अनाउंसमेंट करके जो है इनकी प्रोसेस को पब्लिक कर दिया गया। लास्ट डेट ऑफ क्लेम सबमिशन वाज 17 दिसंबर। उसके बाद एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट वाज इशूड ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी के बाद वो इशू हुआ, धीरे धीरे उसका डेट पोस्टपोन होते होते जो है बाद में वो शुरू में 24 एप्लीकेंट आए थे जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था। उसमें 14 ऐसे थे जो एंटायर बिजनेस को लेना चाहते थे, जिनके नाम है KKR इंडिया, फाइनेंशियल सर्विस, वेलस्पन, अडानी ग्रुप, ओकट्री, ARCIL और असेट रिकंस्ट्रक्शन, बेन कैपिटल। अब ये जो 14 हैं, 14 में से तो अभी फाइनल जो लिस्ट है उसमें 2 ही है, अडानी है और ओकट्री है। बाकी आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में 3 ऑप्शन था। ऑप्शन 1 के अंदर फुल पूरा कंपनी, ऑप्शन 2 के अंदर जो असेट है उनको 3 भाग में बांटा गया। बड़ा कंपनी है, इसके लिए कि हो सकता है कोई बिडर ज़्यादा नहीं मिले फुल कंपनी को बिड करने के लिए। तो ग्रुप ए में जो है कंप्राइजिंग रिटेल असेट, इन्वेस्टमेंट, अनसिक्योर्ड लोन एंड फिक्स असेट। ग्रुप बी में था बिजनेस ऑफ DHFL कंप्राइजिंग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, लोन, मॉर्टगेज, कारपोरेट लोन, मतलब बेसिकली ये होलसेल था, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट। और ग्रुप सी में है बिजनेस ऑफ DHFL कंप्राइजिंग लोन टू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू SRA। तो एक SRA और ये थी होलसेल और रिटेल, 3 पार्ट में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया था ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 1 में फुल कंपनी के लिए था। तो 24 में से 4 लोगों ने फाइनली 17 अक्टूबर को अपना बिड सबमिट किया था, जिनकी जो है जैसा भी इंडिकेशंस पब्लिश्ड मीडिया में पब्लिश जानकारी के हिसाब से कंपनी का ऑफिशियली तो कोई कमेंट कहीं सबमिट नहीं हुआ है। उसमें ओकट्री ने जो है वो 28,000 करोड़ का एंटायर लोन बुक के लिए ऑप्शन 1 के अंदर में जो बिड किया था। अडानी ने जो है होलसेल पोर्टफोलियो के लिए किया था। एक हांगकांग में SC लोबे थी, उसने नॉन SRA लोन बुक के लिए 2300 करोड़ किया था। पीरामल ने 15,000 करोड़ रिटेल के लिए किया था। इसी बीच में 17 अक्टूबर को जो प्रमोटर हैं इसके, कपिल वाधवान, उन्होंने किया कि नहीं, हम तो 43,000 करोड़ के और सारे जो है रिपेमेंट करेंगे और आउटस्टैंडिंग लोन का लेंडर को। और जितने अमाउंट का कंपनी ने ICA साइन किया था जब वो रेजोल्यूशन प्रोसेस से पहले कर रहे थे, रिजर्व बैंक के आने के पहले, 39,000 करोड़ का, तो उसमें अब वो पूरा हम कर देंगे, पूरा पे कर देंगे। लेकिन उसको अभी कोई सुनने वाला नहीं है, उनका टाइम खत्म हो गया। COC में जब ये बिड आई है तो COC ने बोला बिड काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने चारों बिडर को रिवाइज करने के लिए, रिवाइज बिड सबमिट करने के लिए बोला गया। पीरामल ने रिवाइज किया 26,500 करोड़, ओकट्री ने 31,000 करोड़ रिवाइज करके सबमिट कर दिया। उसके बाद में जो अडानी ने जो है पहले जो बिड किया था, देख रहे हैं जैसा होलसेल के लिए किया था, लेकिन बाद में वो दूसरा बिड सबमिट किया जो ओकट्री कैपिटल की बिड से ज़्यादा था। ओकट्री कैपिटल की बिड तब तक 31,000 करोड़ की आ चुकी थी, उसके बाद अडानी 31,250 करोड़, मतलब ओकट्री से 250 करोड़ हायर अमाउंट की बिड जो है, और वो एंटायर पोर्टफोलियो बुक के लिए, मतलब ऑप्शन 1 के अंदर में दिया। उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ कि कैसे आप बाद में कर सकते हैं, ये तो हो गया, हम लोग मतलब वॉकआउट वगैरह के धमकी दिया गया। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह लेके जो COC ने फैसला किया कि इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, अगर ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है तो लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको जो है चारों बिडर को दोबारा बिडिंग करने का चांस दिया गया, और वो जो उसका तारीख कुछ फिक्स किया गया था पहले, अभी फाइनली वो 13 दिसंबर तक वो बिड सबमिट हो गई। और उनका जो है इस तरह का है डिटेल्स, जो ये पूरी जानकारी जो बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट है, नॉट इट कैन नॉट बी कंसिडर ऑथेंटिक, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ओकट्री की जो बिड है वो 36,650 करोड़ की, इसमें 11,650 करोड़ कैश है और 1,000 करोड़ टुवर्ड्स इंश्योरेंस, और रिमेनिंग पोर्शन टू बी पेड अगेंस्ट डेट ओवर 7 ईयर। पीरामल में 35,550 करोड़ दिया है, जो उससे करीब समझ लीजिए 1,100 करोड़ कम है। लेकिन इसमें जो है 12,700 करोड़ इन कैश है, 300 करोड़ टुवर्ड्स इंश्योरेंस है, और रेस्ट जो है अगेंस्ट डेट ओवर 10 ईयर। अडानी का जो बिड है, जो पहले ओकट्री से ज़्यादा था, वो अभी तीसरे नंबर पे हो गई, 33,100 करोड़, उसमें 10,750 करोड़ कैश है और 250 करोड़ टुवर्ड्स इंश्योरेंस।
और रेस्ट अगेंस्ट डेट ओवर 7 ईयर। और जो एससी लोवे थी वो एब्सटेन कर दिया, उसने वो नहीं आई बिड करने के लिए। इसके बाद जो है इस पे जब चर्चा आ रही, जो भी इनमें फीडबैक आ रहे हैं, फीलर्स आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि जो इवेल्यूशन मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी इन्होंने पे आउट प्रपोज किया है उसका वर्कआउट किया जाएगा और उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा। जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको सक्सेसफुल बीटर माना जाएगा और उसी के हिसाब से फिर वोटिंग होगा। वोटिंग हुआ एनसीएलटी में सबमिट होगा और एनसीएलटी का अप्रूवल के अप्लाई किया जाएगा। तो उसमें जो संभावना बनी हुई ये है कि ओक ट्री का बिड आल्दो प्रीमा फेसी लगता है कि हाईएस्ट है, मगर उसमें 2-3-4 इशू हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि हाईएस्ट बिड है, लेकिन वो कंडीशनल है। उसमें कंडीशन उन्होंने कुछ डाल दिया कि अगर रिजर्व बिडर रिजर्व राइट टू विड्रॉ इफ कलेक्शन डोंट इम्प्रूव, क्योंकि मीडिया में भी रिपोर्ट आ गया कि कलेक्शन जो है इनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है और जो है घटता जा रहा है। और दूसरा एक जो ओक ट्री ने बिड किया इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि डीएचएफएल और प्राइमेरिका की ज्वाइंट वेंचर है, उसमें प्राइमेरिका की ऑलरेडी 49% है। तो जब तक प्राइमेरिका एग्जिट नहीं करता नया एफडीआई पुराना फॉरेन इन्वेस्टर जो है आ नहीं सकता है उसमें, तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो सीओसी उसको इवेल्युएट करेंगे, तो ये सब सारे पॉइंट को जो ध्यान में रखे हुए उसको इवेल्युएट किया जाएगा। तो एक कंडीशनल हो गई, दूसरा इंश्योरेंस में भी प्रॉब्लम है, और तीसरा क्या कैश कंपोनेंट ओक ट्री में जो है वो पीरामल से कम है 1050 करोड़ से। तो पीरामल की बिड में जो है कंफर्ट है, एश्योरेंस है एफडी होल्डर को, और कैश कंपोनेंट ज्यादा है अपफ्रंट कैश। तो पीरामल ऐसा जो मीडिया में जो फीलर्स आ रहे हैं उसमें यह है कि पीरामल को जो है ये कैन बी डिक्लेयर्ड ए सक्सेसफुल बिडर। और उसके अलावा और भी जो है उसमें जानकारी थोड़ा थोड़ा मिल रही है, और भी स्वीटनर उसमें है पीरामल का अपना बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने के बारे में बात है इसका। और पीरामल भी जो है फाइनेंशियल सर्विस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना जो भी कई पीरामल एंटरप्राइज जो उनकी फाइनेंशियल सर्विस आर्म है, तो वो एक अच्छे मतलब पार्क ही माना जाता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के मामले में उनको। और इनका बिड जो है इस कंपनी के लिए हो सकता है एक अच्छा हो, मगर स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है कि 13 नवंबर को जब भी अडानी का जो बिड आया था ओक ट्री से ज्यादा वाला, उसके बाद मार्केट ने अडानी को थम्स अप दिया और जो है इसमें रोज लगातार 1 महीने तक अपर सर्किट शेयर में लगता रहा। लेकिन जब भी दोबारा जो बिड सबमिट हुई है 11 को सबमिट हुई, 11 के बाद ही हुई, तो और 14 को जब मार्केट खुलती है तो लोअर सर्किट हो गया, क्योंकि अडानी इज नाउ नंबर 3। तो इस तरह का मार्केट में रेस्पॉन्स रहता है, बट ऐसा है नहीं कि अडानी नहीं आएगा तो कंपनी बढ़िया नहीं होगी, या अडानी आ जाएगा तो कंपनी बढ़िया हो जाएगी। इस तरह का फैक्चुअली नहीं रहता है, सेंटिमेंटल ही रहता है। तो अभी जिसको इसके अलावा जो दूसरी जो चीजें चलती रहती हैं फ्रॉड के बारे में है, तो फ्रॉड की बातचीत का 29 जनवरी 2019 से कोबरा पोस्ट की जो रिपोर्ट आई थी तब से चल रही 31,000 करोड़ का फ्रॉड था उसमें। और इसने जो ग्रांट थोरंटन ने उन्होंने पहले दिया था, काफी फंड डाइवर्जन की उन्होंने जो प्रूफ फोरेंसिक ऑडिट में निकाले थे। और उसके अलावा अभी और 1058 करोड़ की फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग किया है ग्रांट थोरंटन ने 14 दिसंबर को। तो ये अभी प्रोसेस ऑलमोस्ट काफी दिनों से चलते चलते अभी एक फाइनलिटी की तरफ के नजदीक आ रही है। और इसी दौरान जो शेयर जो है पहले बढ़ा 19-20 अक्टूबर को, उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं 11 नवंबर 12-13 नवंबर के बाद फिर लगातार बढ़ता रहा 13 नवंबर से 11 दिसंबर तक। लेकिन 14 के बाद वो फिर वापस डाउनवर्ड मूवमेंट उसका चालू हो गया। अब क्यों है क्या है, और इवन ओक ट्री का है या पीरामल का है जिसका सबसे ज्यादा संभावना है, उसमें रिटेल के लिए क्या है बिड के, वो जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। और ये मीडिया से जो न्यूज इधर उधर से सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है उसमें भी उस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो पब्लिक सेल ऑर्डर के बारे में जो आपके रिसोर्स प्लान में क्या है प्रोविजन। अभी इसी बीच 1-2 दिन पहले ये खबर मिलती है कि सेबी ने अभी नया कुछ रूल इसके लिए किया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी का रेसोल्यूशन हो रहा है उनमें तरह तरह की एकदम वाइल्डली जो है
अजम्पशंस जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट करता है पब्लिक शेयर होल्डर के लिए। कोई जो है 100 शेयर का 1 शेयर कर देता है, कोई जो है 10 शेयर का 1 शेयर कर देता है, कोई उसकी फेस वैल्यू 1/10 कर देता है, और कोई जो है लाइक जेपी इंफ्राटेक के लिए जो एनबीसीसी ने किया 1 करोड़ रुपया में सारे शेयर होल्डर को निपटा देना चाहता है। तो ये सब वो बड़ी मतलब उसके बाद क्या है कि वाइल्ड मूवमेंट होता है, जैसे रुचि सोया में आपने देखा है। तो वो सब चीज़ की ध्यान में रखते हमको लगता है कि इस तरह का ये रूल बनाया है कि जो मिनिमम अगर कंपनी को रीलिस्ट करना है और लिस्टेड एंटिटी बनाए रखना है तो रीलिस्टिंग के समय 5% मिनिमम पब्लिक फ्लोट होना जरूरी है, और 1 साल के अंदर उसको 10% करना होगा, और विद इन 3 ईयर उसको 25% करना होगा। और भी कुछ रिलैक्सेशन उसमें दिए हैं जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा है कि इससे पब्लिक शेयर होल्डर को इतना है, मान के चलिए कि 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग रहेगी पोस्ट रिसोल्यूशन, तो उस तरह से कुछ मान के चल सकते हैं। और इसमें जो है सीओसी डिसाइड करेगी वोटिंग के बाद कितना क्या किसको मिलना है, और एनसीएलटी के पास प्लान सबमिट होगा। एनसीएलटी में डिले हो सकती है, कितना 1 महीने में पास होगा या 3 महीने में पास होगा या 15 दिन में पास होगा, वो नहीं बोल सकते। और बीच में ये जो प्रमोटर हैं अभी बार बार एक प्राइम मिनिस्टर को किसको किसको क्या लिख रहे हैं, वो स्पैनर तो लगाएंगे कहाँ इधर उधर से, बट जो भी वो डिले जरूर कर देते हैं, होता कुछ नहीं है उसमें। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही रहा है। और डीएचएफएल एक बड़ा कंपनी था, बहुत एस्टाब्लिश्ड है, जो मार्केट है उसमें उसका अपना लीडरशिप था, जो मतलब सेमी अर्बन और रूरल मार्केट रिलेटेड जो फाइनेंसिंग था, हाउसिंग फाइनेंस का जो कस्टमर है, तो उस हिसाब से। और पीरामल का पेट्रोनेज अगर आएगा तो ये कंपनी जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और अभी जो प्राइस कहाँ तक डाउन आएगा, और कोई अपना अपना अलग अलग असेसमेंट हो सकता है। तो जो भी है, जो पहले से स्टकअप थे उनको तो अगर मौका मिला था अपर सर्किट में बाहर निकलने का तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकले तो देखिए फिर उसके बाद रेजोल्यूशन में क्या आता है, और जो प्राइस आपको ठीक लगता है एंट्री के लिए एग्जिट के लिए, उसमें आप यू कैन टेक ए डिसीजन। तो बीच में थोड़ा रिजल्ट जो भी आया उनकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मार्केट में जो भी चर्चा चल रही कि स्लो डाउन हो गया कलेक्शन का, रिजल्ट में तो ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी देखते हैं जून 19 में 2300-2400 करोड़ कलेक्शन था सेल्स, और ये सितंबर में 2100, 2400, 2600, 2300, 2200, तो कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आता है जो मीडिया में बातचीत आ रही है। अभी देखिए दिसंबर क्वार्टर का क्या आता है। उम्मीद तो ये है कि दिसंबर क्वार्टर में पुराने क्वार्टर जो भी जून और सितंबर क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए, और वो अभी उसको पता लगने में तो खैर कभी करीब करीब 2 महीने का टाइम लगेगा। शेयर होल्डिंग का जो है जहाँ तक सवाल है, तो प्रमोटर की तो ये खत्म हो ही जाएगी जब ये है, ये होने वाला है 39%, और पब्लिक वगैरह 54% के करीब है। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी मेनली एलआईसी है जिसका 3.45% है। और ये पब्लिक शेयर होल्डिंग ग्रेजुअली जो है बढ़ रही है, 50.8 से लगा के जो है 54.87 हो गई थी सितंबर में। अभी देखिए और बढ़ गई होगी या घटेगी, अब बोला जो शेयर होल्डिंग दिसंबर में आएगा तो पता लगेगा। शेयर प्राइस मूवमेंट जो ऐसा अभी चर्चा किया, और ये बढ़ा था और बढ़ा था, अभी फिर वापस घट गया, और 5 दिन में जो वो दिखा है स्टेप्ड जो है अपर सर्किट के लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो गया। और ये फर्स्ट डे जो है अच्छा वॉल्यूम था, और ये जो है 16 तारीख को भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा इसका। तो ये जानकारी था दीवान हाउसिंग फाइनेंस डीएचएफएल के बारे में। तो रेजोल्यूशन प्रोसेस इज ऑन ट्रैक, एंड शॉर्टली विल गेट गुड न्यूज़ अबाउट दिस। तो एक प्रोमिजिंग कंपनी था, वापस प्रोमिजिंग कंपनी बन सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उस हिसाब से सोच के इसमें निवेश किया जा सकता है, जो भी प्राइस आपको सूटेबल लगे। अभी तो लोअर सर्किट है, जो प्राइस सूटेबल लगे, जब तक लोअर सर्किट है आप किसी प्राइस में उसमें एंट्री कर सकते हैं। एग्जिट वालों के लिए अभी वेट करना होगा, तो दैट्स आपको
ये सब जानकारी इकट्ठा करके इसमें वीडियो में हमने पब्लिश किया। आपको उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो है हमारा ट्विटर हैंडल BusinessC2, वहाँ पे सभी वीडियो ओन से संबंधित जानकारी, न्यूज़ आइटम और लिंक्स शेयर करते हैं। वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा और जानकारी मिल जाएगा दीवान हाउसिंग फाइनेंस DHFL के बारे में, और बाकी सब कंपनी जिनके बारे में वीडियो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो जानकारी है वो सब जो है यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच।